हाय एवरीवन, वेलकम बैक खमागणी। तो हमबोल्ट और रिटर के बाद में हम हमारा अनदर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कि आगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थे। तो अभी तक जैसे कि हमने ग्रीक एंड रोमन का स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिया, अभी तक हमने अरब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा कि प्री मॉडर्न एरा के अंदर हमबोल्ट एंड रिटर ने क्या दिया था। हमबोल्ट एंड रिटर ने क्या दिया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जर्मनी में आगे का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। देखो, हमबोल्ट जो थे वो सिस्टमेटिक या फिर यूनिवर्सल जियोग्राफी के फेवर में थे और रिटर जो थे वो रीजनल जियोग्राफी के फेवर में थे। विच मीन्स कि रिटर ने बोला था कि मैं डिफरेंट एरियाज़ में स्पेसिफिक जो फीचर्स है उनकी स्टडी करूंगा, और हमबोल्ट ने बोला कि मैं पूरे वर्ल्ड में स्पेसिफिक फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है इस बारे में स्टडी करूंगा। तो हमबोल्ट एंड रिटर की जो अपब्रिंगिंग थी वो भी उतनी ही डिफरेंट थी, तो उनकी आइडियोलॉजी भी उतनी ही डिफरेंट थी। हमबोल्ट एक एडवेंचर ट्रैवलर थे, बहुत ट्रैवल करा और उसके हिसाब से उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने एनालिसिस करा। रिटर जो है वो बचपन से ट्रेन करे गए थे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए। तो रिटर का अंडरस्टैंडिंग वैसे था। इस वजह से रिटर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा टेलीलॉजिकल भी था, विच मीन्स कि इनका डिवाइन फेथ था कि द अर्थ इज़ देयर टू सर्व द पर्पस ऑफ मैन। मैन के पर्पस को सर्व करने के लिए अर्थ में इसके जो रिसोर्सेज हैं इनको यहाँ पे लाया गया है। तो ये टेलीलॉजिकल व्यू जो है, जैसे जैसे आगे हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट होता, पर हाँ 1859 में जैसे ही हमबोल्ट एंड रिटर का डेथ हो गया उसके बाद में एक गैप आ गया, क्योंकि इनके अलावा उस एरा के अंदर, उस टाइम के अंदर कोई और दूसरा ज्योग्राफर था नहीं जो इस तरह की लीड ले पाता। तो ये जो गैप है ये चलता रहा हमारा 1871 तक। अगले 20 लगभग सालों तक ये जो गैप है वो चलता रहा। ज्योग्राफी का मेन मकसद क्या था वो यहाँ पे खोने सा लग गया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ज्योग्राफी में क्या करना है। बट ये वो एरा था, दिस वाज आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब जो डार्विन का थ्योरी है वो डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उन्होंने थ्योरी दिया था। तो इनका जो थ्योरी है, मतलब डार्विन का जो थ्योरी है, इट एक्चुअली कोइंसाइडेड विद द डेथ ऑफ रिटर एंड हमबोल्ट ऑल्सो। बट उनका तो नहीं था, बट इनके आने वाले जो आगे के ज्योग्राफर थे उनके व्यू में डार्विन का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली दिखाई देता है, बहुत सारी जगह पे दिखाई देगा। जैसे कि डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, जैसे कि इनफैक्ट जब हम सॉइल के इवोल्यूशन की भी बात करेंगे तो हम डेविस के साइकिल में भी बात करते हैं ना कि बड़ी चट्टान होती है, इसका डेंटिवेशन होता है, वेदरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी होती है, छोटी छोटी होती जाती है। तो दिस इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द सॉइल। जब हम बायोजियोग्राफी करेंगे तो उसमें भी हम सॉइल इवोल्यूशन की बात करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज ऑल्सो वेयर दे हैव पुट इवोल्यूशन थिंग कि हाँ इस तरीके से इवॉल्व हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि देखो ये वो एरा आ गया है जब हम साइंटिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम पीछे एक रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेलीलॉजिकल व्यू था वो साइंटिफिक हाइपोथेसिस ने ले लिया था। तो इसका मतलब देखो रिटर जो है वो वैसा टेलीलॉजिकल नहीं था कि ब्लाइंड रिलीजियस फेथ है उसका, उसके पीछे भी एक रीज़न था, उसका एक रैशनल पर्सपेक्टिव था। ही वॉज नॉट इरेशनल, रिटर वॉज नॉट इरेशनल। ठीक है, तो ये वो एरा था जब ज्योग्राफी के अंदर आइडेंटिटी का क्राइसिस हो रहा है, और इसी आइडेंटिटी के क्राइसिस में यहाँ पे फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की जो फाइट है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर। 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर विच मीन्स जब हमबोल्ट और रिटर थे तब सिस्टमेटिक साइंसेस धीरे धीरे राइज हो रही थी। बट जैसे ही उनकी डेथ हुई, देखो अब या फिर से याद करो, हमबोल्ट एंड रिटर ने कभी ये चीज़ नहीं बोला था कि आपको फिजिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी को सेपरेट करना है क्या, कि उनको डिफरेंट पढ़ना है क्या, ऐसा नहीं बोला गया था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम लेट 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के आसपास में पहुंचे, ये जो फाइट थी ये बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। ठीक है, तो ऐसे में जर्मनी में डेवलपमेंट कैसे हुआ। जर्मनी में जो डेवलपमेंट हुआ था वो साइंटिफिक डिसिप्लिन उस वक्त पे एज जियोग्राफी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन अपना जो इम्पोर्टेंस था वो लूज़ कर चुकी थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग दी नेचर एंड मैथडोलॉजी वो पूछे ही नहीं जाते थे, क्योंकि उनका आंसर करने वाला कोई था ही नहीं रिटर के बाद में जर्मनी में जो इन सारी साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक नेचर ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का आंसर कर सके। और उस वक्त पे ज्योग्राफी का जो काम रह गया था वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी रह गया था, क्योंकि वहाँ पे देखो जर्मनी में देखो फिर से एरा वो था जब मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत चल रहे थे, गवर्नमेंट नई नई जर्मन कॉलोनीज़ का पोजीशन ले रही थी। तो व्हाट दे वांटेड टू नो इसकी मैप कैसा है वहाँ पे, वहाँ की मतलब
दे आर नॉट आस्किंग साइंटिफिक क्वेश्चंस, बस वो ये पूछ रहे हैं कि रिवर कहाँ तक जाती है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, इस जगह का मैप कैसा है। तो वहाँ पे पहली बार ऐसा था कि यहाँ पे कार्टोग्राफी का ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। दिस वॉज एट दी इवन एट दी हायर लेवल ऑल्सो। जो जियोग्राफी पढ़ाई जाती थी वो जनरली इस चीज़ में कंसर्न थी कि अगर हम इस कॉलोनी को बना रहे हैं तो वहाँ के लैंड और पीपल कैसे हैं, वहाँ की ज़मीन में भी रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या वो फर्टाइल है, क्या वो हमारी कॉलोनी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होगी या नहीं, और यहाँ के लोगों को कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव देना होगा। तो यहाँ पे ये था। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इस मिलिट्रिकल पर्सपेक्टिव से या मिलिट्रिकल यूटिलिटी से जर्मनी में उस वक्त पे थोड़ा बहुत रीजनल जियोग्राफी पे ध्यान जाने लगा था, क्योंकि एक रीजन को डिस्क्राइब कर रहे हो ना, जैसे आप अफ्रीका को या इंडोनेशिया को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे वो, तो एक रीजनल जियोग्राफी का यहाँ पे धीरे धीरे पर्सपेक्टिव निकल के आया था। तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पैश्चल हो गए, जिसको ऑस्कर पैश्चल हो गए, हमारे फेडरिक रेडजल हो गए, रिचथॉफन हो गए, एल्फ्रेड हैटनर हो गए हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, और इनकी जो थ्योरीज थी बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट यहाँ पे ना जर्मन स्कूल में अभी देखो, दिस इज़ द लेट 18th सेंचुरी, यहाँ पे धीरे धीरे डिटर्मिनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जैसे ऑस्कर पैश्चल का देखो, इन्होंने ज्योग्राफी को, पर ये ऑस्कर पैश्चल जो है ये रिटर और हम्बोल्ट के बाद में ही आए थे, और इन्होंने बहुत, ये क्रिटिकल थे। हम्बोल्ट और रिटर का जो ट्रेडिशन था इसके बड़े क्रिटिकल थे। इन्होंने ज्योग्राफी को एक नया ही आउटलुक दे दिया था। इनका जो व्यू है वो लगभग उसी टाइम पे आया था जब डार्विन का थ्योरी आया था, लेकिन डार्विन का थ्योरी से पहले इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी। तो पैश्चल का क्या लाइफ स्टोरी क्या था? पैश्चल जो है ये पहले एक जर्नलिस्ट थे, उसके बाद में इनका इंटरेस्ट था, तो ये जब आर्टिकल लिखते थे तो इस तरह के आर्टिकल लिखते थे कि किस, देखो ज्योग्राफी वहाँ के एरिया को कैसे इम्पैक्ट करती है, ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है, इस तरह के आर्टिकल लिखते थे। तो वहाँ पे एक रॉयल सोसाइटी ऑफ ज्योग्राफी थी, उन्होंने ऑस्कर पैश्चल को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी पे एक किताब लिखिए। ही अग्रीड, और उन्होंने जो किताब लिखी वो बहुत ही शानदार किताब लिखी गई थी। किताब पब्लिश होने के बाद में इनको बहुत सारा अटेंशन मिला और ये एक एकेडमिक ज्योग्राफर बन गए। उसके बाद में इन्होंने और भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे, मेथोडोलॉजी पे लिखा। इन्होंने हम्बोल्ट और रिटर की जो मेथोडोलॉजीज थी उस पर इन्होंने धीरे धीरे अपने इम्पैक्ट्स देना स्टार्ट किया। तो ये वो बुक थी 1865 में जो इन्होंने लिखी थी, विच इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट ज्योग्राफी, ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो पैश्चल जो है वो रिटर के पर्टिकुलरली थोड़े से अगेंस्ट में थे। रिटर ने क्या बोला था कि ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है रिटर एंड पैश्चल का। रिटर ने रीजनल जियोग्राफी पे एम्फेसिस करा था, और रिटर की रीज़न थे कि मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल नहीं करा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिस्टमेटिक जियोग्राफी को काट कर रहा हूँ या मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ क्या। तो रिटर का रीजनल जियोग्राफी का पर्सपेक्टिव था, लेकिन पैश्चल का बोलना था कि वो रीजनल जियोग्राफी नहीं हुई, आपने जो किया वो एक कंपैरेटिव जियोग्राफी हुई है। तो पैश्चल का क्या कहना था? पैश्चल ने कंपैरेटिव जियोग्राफी दी थी, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ। पैश्चल ने कंपैरेटिव जियोग्राफी दी थी। उन्होंने बोला कि रिटर के जो मेथड थे वो आप लार्ज कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर कर रहे हो ना, दैट्स व्हाट रिटर डिड, कि ही कंपेयर्ड द एशियन कॉन्टिनेंट्स, ही कंपेयर्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। तो ही सेड कि when you are comparing different continents or a very large area, there are different kind of features, there is a diversity in the features. Now how can you compare these huge areas having these different diversities with each other and call it a regional geography? तो वो इंटरनल डाइवर्सिटी को उन्होंने माना नहीं था। तो यहाँ पे जब पैश्चल आए थे तो इन्होंने कंपैरिजन दिया था। इन्होंने बोला था कि देखो हर एक जगह पे, हर एक कॉन्टिनेंट पे एक पर्टिकुलर तरह का लैंड फॉर्म होता है जिसमें कुछ आइडेंटिबल फीचर्स होंगे। अब उन फीचर्स को या उस लैंड फॉर्म को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। जैसे कि उन्होंने स्टडी करी थी, इन्होंने बोला था कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट है, हाई लैटिट्यूड एरिया के अंदर, यहाँ पे आपको जनरली फ्योर्ड्स मिलेंगे। हमने पढ़ा है फ्योर्ड्स क्या होते हैं, वी हैव स्टडीड फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होते थे कि जो हमारे हाई लैटिट्यूड पे रिवर वैलीज होती थी, जो ग्लेशिएटेड वैलीज होती थी, इनमें जब सी वाटर एंटर हो जाता था तब जब हमारे ये फ्योर्ड्स बनते थे। एक हमारा रियाज बनता था, रियाज हमारा लो लैटिट्यूड एरिया पे बनता है जहाँ पे रिवर वैली के अंदर ओशन वाटर एंटर हो जाता था, और फ्योर्ड्स होते थे जहाँ पे ग्लेशियर वैली के अंदर वाटर एंटर हो जाता था। तो ये जो फ्योर्ड्स है, इन्होंने यही बोला था कि अब वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे हाई लैटिट्यूड एरिया में देखोगे तो आपको फ्योर्ड्स मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड, अब इस बेसिस पे आप
स्टडी करो कि ये फ्योर्ड्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये जो फ्योर्ड्स हैं ये किस तरीके से बने, इनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड। तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो पैस्टल जो थे उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर कंपैरेटिव रिसर्च को एक बहुत ही साउंड बेसिस दे दिया था। इनका मानना ये था कि स्टडी जो है वो टोपोग्राफिक मैप में एक होमोलॉजीज होनी चाहिए। होमोलॉजी क्या होता है, देखो HOMOLOGIS। होमोलॉजीज का मतलब होता है, होमो मतलब एक जैसा, लॉजीज मतलब कि फीचर कैसा है। तो एक जैसे जो लैंडफॉर्म सिमिलर फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनका ओरिजिन कैसे है भाई उसको ट्रेस करो और कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं इसको देखो। दैट इज़ योर कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो ये पैशल थे। तो पैशल ने एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी इन ज्योग्राफी की शुरुआत करी थी, और वो रिटर के जो टेलीलॉजिकल व्यू था उसके भी काफ़ी खिलाफ थे। तो पैशल ने ये फिर से देखो, अभी रिटर और हम्बोल्ट के बाद में क्या हुआ था कि ज्योग्राफी का जो एक पूरा व्यू था या फिर ज्योग्राफी का जो साइंटिफिक बेसिस था वो खो गया था। बट यहाँ पे ऑस्कर पैस्टल ने आके फिर से उसको स्टैब्लिश करा। उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को एज ए साइंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। उन्होंने रिटर को क्रिटिसाइज़ करा था कि रिटर ने फिजिकल ज्योग्राफी को निगलेक्ट कर दिया था, और उन्होंने हम्बोल्ट को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करा था कि आपने कभी भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लैंडफॉर्म का नहीं दिया। फिर से सुनो, रिटर का क्रिटिसिज्म हुआ था, रिटर का क्रिटिसिज्म पैस्टल ने किया था क्योंकि इन्होंने बोला था कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी को निगलेक्ट कर दिया है। और हम्बोल्ट को लेके ये क्रिटिक इसलिए थे कि ही नेवर अटेम्प्टेड अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, एंड ही वाज आल्सो वेरी क्रिटिकल टू हम्बोल्ट, सेइंग कि जो इम्प्रेशन ऑफ जनरल ज्योग्राफी का हम्बोल्ट ने रिप्रेजेंट करा है, इट इज़ इक्वेटेड विद द अटर्निटी ऑफ द नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है। और रिटर का जो टेलीलॉजिकल व्यू था उसके खिलाफ में भी थे। तो ये इनका ऑस्कर पैस्टल का था। तो ऑस्कर पैस्टल ने मॉर्फोलॉजिकल रिसर्च और फिजिकल ज्योग्राफी जो है कंटेम्प्रेरी जर्मनी के अंदर, उसको काफ़ी इन्होंने स्ट्रॉन्ग करा था। और यहाँ पे क्योंकि अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि ऑस्कर पैस्टल जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी पे एम्फेसिस करो। तो यहाँ पे ना एक ड्यूलिज्म स्टार्ट हो गया था, फिजिकल एंड हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ड्यूलिज्म स्टार्ट हो गया था। एंड ही वाज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग व्यू कि जो ज्योग्राफी है वो प्राइमरीली सिर्फ फिजिकल फिनोमेना ऑफ अर्थ की स्टडी के लिए ही होती है। इनकी जो मैथडोलॉजी थी उसने बहुत डिस्टिंक्टिवली एक यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि डिस्टिंक्टिव फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी में इन्होंने बोल दिया था कि ज्योग्राफी का इन डेप्थ स्टडी है विच इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स, नॉट अबाउट द मैनकाइंड और उनका क्या है। तो ये था। बट हालांकि पता है बाद में यहाँ पे पैस्कल की खुद की एक बुक आई थी, द रेस ऑफ मैनकाइंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मतलब आयरोनिकली देखो, ध्यान से सुनो, पैस्कल ने बोला कि ज्योग्राफी इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक मत करो। तो यहाँ पे ड्यूअलिज्म हो गया था। लेकिन इसके बाद में 1876 के अंदर इनका ही एक बुक आया था, द रेस ऑफ मैनकाइंड दैट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर इन्होंने खुद ने इन डेप्थ बात करी थी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेस एंड कल्चर मैनकाइंड में कैसे होता है। सो हालांकि वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट यही बोला गया कि इन्होंने जो ड्यूअल ज्योग्राफी है इसको इन्होंने काफ़ी एम्फेसिस करा था, इस पे इन्होंने गया था। तो ये था। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो है एक छोटे से यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, इसके बाद में एक और हमारे साइंटिस्ट आए थे, जॉर्ज, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कुकर सिटी आवाज़। तो ये अनअवॉइडेबल हो रहा है अभी के लिए। तो एक आए थे जॉर्ज गेरलैंड जो थे, ये इन्होंने पैस्टल के वर्क को, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जॉर्ज गेरलैंड जो थे इन्होंने पैस्कल के वर्क को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। और जो अभी हम एल्फ्रेड हैटनर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, ये एल्फ्रेड हैटनर के PhD मेंटोर थे। ठीक है, ये एल्फ्रेड हैटनर को मेंटोर कर रहे थे। तो इन्होंने भी यही बोला था, पैस्टल ने क्या बोला था कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फिजिकल साइंस, एंड सेम थिंग वेंट विद द जॉर्ज गेरलैंड ऑल्सो। ही सेड कि आप
मेन को साइंटिफिक एनालिसिस में पुट नहीं कर सकते. सो मेन हैज़ टू बी आउटसाइड ऑफ द जियोग्राफिकल पर्व्यू. उन्होंने बोला कि आप मेन को कैसे स्टडी करोगे, हाउ वुड यू स्टडी. नेचर को आप स्टडी कर सकते हो साइंस लगा के, मेन को आप साइंस लगा के स्टडी नहीं कर सकते. तो इन्होंने बोला कि बाहर निकाल दो. तो मतलब बाहर निकाल दो का मतलब है कि इन्होंने बोला कि हाँ ये ड्यूअलिज्म को सपोर्ट करे थी. ऑल्सो सेड कि फिजिकल जियोग्राफी इज़ द जियोग्राफी ओनली. तो ये इनका थोड़ा सा था. तो यहाँ पे हमको जॉर्ज गैर्लन के बारे में बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, और जनरली इसके बारे में हम पढ़ते इसलिए क्योंकि ये अल्फ्रेड हेटनर के गुरु थे और उन्होंने पैस्कल को सपोर्ट करा था. बाकी इनकी ज़्यादा ऐसी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं नहीं. तो अब क्या हो रहा है, इसके बाद में जो हमारा 19th सेंचुरी चल रहा है, दैट ऑल्सो द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, बिल्कुल हम एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर हैं. तो यहाँ पे ड्यूअलिज्म को रिजॉल्व करने के लिए, ड्यूअलिज्म समझ गए ना, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, यूनिवर्सल वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, इन सारे पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट हुए थे. पर ये बात करी गई थी कि ज्योग्राफी को एज एन इंटीग्रेटेड साइंस क्यों नहीं लेते हो, ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटेड साइंस ओनली. तो कि जब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पे हम फिजिकल फीचर्स की भी बात करते हैं और हम ह्यूमन रेस की भी बात करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं. तो इसके बाद में काफ़ी अटेम्प्ट भी करे गए थे, जैसे कि रेडजल आए थे तो रेडजल ने बात करी थी, अलेक्जेंडर वॉन रिच्थोफन आए थे तो इन्होंने बात करी थी. तो ये इनकी कुछ अभी हम देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं. अब रिच्थोफन है ना, इन्होंने क्या बोला इससे, ये हम्बोल्ट के बहुत ही जो हम्बोल्ट का कॉन्सेप्ट था ना सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वाला, उससे काफ़ी इन्होंने रिलेट करा था. बट इनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखो, जब रिच्थोफन का भी हिस्ट्री देखोगे तो इन्होंने क्या थ्योरी दिया है, ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगी. तो रिच्थोफन 1833 के अंदर बॉर्न हुए थे और इनका ना स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था जियोलॉजी के अंदर. तो ये इन्होंने पर्शियन जो गवर्नमेंट थी उसके साथ उन्होंने एल्प्स के अंदर, कारपेंथिया के अंदर, चाइना के अंदर इन्होंने काफ़ी रिसर्च करा था. तो चाइना के अंदर जब इन्होंने रिसर्च करा था, अभी ये चीज़ सुनते जाना, ये लिखने की एग्जाम में याद रखने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसकी. इट इज़ जस्ट आई एम टेलिंग यू द बैक स्टोरी ऑफ द रिच्थोफन, कि क्या मतलब कैसे उनका इंटरेस्ट बना, किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर थ्योरी पे पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी दोनों के लिए कॉन्सेप्ट दिए थे. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, बाकी इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो रिच्थोफन जो थे ये भी हम्बोल्ट की तरह एक्सप्लोरर थे, इसीलिए ये हम्बोल्ट से काफ़ी क्लोज अपना एसोसिएट करते थे. तो रिच्थोफन ने चाइना में बहुत अच्छी खासी स्टडी करी थी. तो चाइना में स्टडी करते हुए जब ये गोबी डेजर्ट आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, कि जब ये गोबी डेजर्ट के पास पहुँचे तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि गोबी डेजर्ट के ऊपर ना एक बहुत ही थिन थिक लेयर ऑफ बहुत पाउडरी मटीरियल है. तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो, बट देन अगेन ही गॉट टू नो कि ये इसका यहाँ पे ओरिजिनेटेड नहीं है. जिसको हम लोएसिस बोलते हैं, या जो हमारी विंड ब्लोन डस्ट है, जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, विंड जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा था एग्जैक्टली. तो वो जब गोबी डेजर्ट पे इन्होंने फाइंड करी तो ही बहुत ही थिक लेयर्स बनी हुई थी. लोएसिस बहुत ही फर्टाइल एरियाज होते हैं. तो ये ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई कि इतने वास्ट स्ट्रेच ऑफ द गोबी डेजर्ट के अंदर इतना इस तरीके से लोइसिस का हमको डिपोजिशन मिलता है. देन ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू सी कि इस थिकनेस के नीचे सेडिमेंट्री लेयर्स हैं, और यहाँ पे जो ये रॉक हैं ये इस तरीके से वेवी डिग्री के अंदर है. इस तरीके से मतलब इन्होंने जो ओल्ड जियोलॉजिकल अपना रिलेटिव लेवल देखा तो काफ़ी रोलिंग ऐसा सरफेस इनको दिखाई दिया था. तो फिर इन्होंने एडवांस स्टडी करी थी कि ये जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली ओशनिक वेव से बना हुआ है. नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू कि इन्होंने जो बोला वो सही था या नहीं था. आई कैन टेल यू द आंसर, बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ क्योंकि आप इस पर रिसर्च करोगे देन यू विल फाइंड 2-3 एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको प्रीलिम्स में भी काफ़ी यूजफुल होंगी. तो जस्ट फाइंड कि वेदर द गोबी डेजर्ट वॉज वंस अ सी और ओशन और नॉट, व्हाट वाज इट्स लोकेशन, क्यों ये गोबी डेजर्ट में. अच्छा ये चीज़ तो हम कर चुके हैं, बट गोबी डेजर्ट क्यों डेजर्ट है, वाई इट इज़ अ डेजर्ट एरिया. You should know this. If you don't, then Google it. If then also you don't find it, मैं Google करने का क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये रीज़न आपको पता है. Maybe it is not striking in your mind, but you know why this is an desert area.
मैं आपको एक हिंट दे दूँ, तिब्बतन प्लेटू के पीछे फॉल होता है ये, ठीक है, और ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल एरिया है। ओके छोड़ो, हम अभी गोबी डेजर्ट की बात नहीं करें, कम बैक टू अवर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ये इस तरीके से स्टडी करी। अब रिचतोफन ने जब चाइना में इस तरीके से स्टडी करी, दैट वाज अराउंड द टाइम ऑफ आई थिंक 1870s के आसपास का टाइम था वो। तो चाइना में स्टडी करके ये बर्लिन में चले गए। बर्लिन में जाके इन्होंने जॉब कर ली। जॉब में इनको इनकी जो चाइना की स्टडी थी ना वो काफ़ी पॉपुलर थी उस वक्त पे। सो ही गॉट अ लॉट ऑफ फंडिंग, ही गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट फॉर चाइना स्टडी। तो इन्होंने काफ़ी सारी बुक भी पब्लिश करी थी। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया जो हम्बोल्ट एंड रिटर ने दिया था। हम्बोल्ट एंड रिटर ने जो आइडिया दिया था ना वो कोरोलॉजी का था। कोरोलॉजी क्या होता है? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो था, इसे ये काफ़ी रिलेट करते थे। तो इनका जनरली जो इंटरेस्ट था ना, मतलब देखो बाकी जैसे कि हमने रेडजल को पढ़ा, तो रेडजल क्या कर रहा था? रेडजल वॉज अगेंस्ट हम्बोल्ट एंड रिटर, और बाकी भी जो जियोग्राफर थे ना वो हमेशा हम्बोल्ट एंड रिटर को राइवलरी में देख रहे थे कि दोनों राइवलरी थे। बट देन अगेन रिचतोफन वॉज समवन हु स्टार्टेड फाउंडिंग हिज सीकिंग कॉमन ग्राउंड, कि हम्बोल्ट एंड रिटर दोनों की स्टडीज़ में कॉमन ग्राउंड क्या था, तो ये उनसे देखा था। तो यहाँ पे ना एक रिचतोफन से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ही आस्क्ड हिमसेल्फ कि जियोग्राफी क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। उनसे पूछा गया व्हाट इज़ जियोग्राफी, आप क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने बोला था कि जियोग्राफी का जो डिस्टिंक्टिव, जो यूनिक पर्पस है वो ये होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस पे जो हमको डिफरेंट फीचर्स दिखाई देते हैं, जो डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, उनके बीच में एक इंटर रिलेशन होता है। इस इंटर रिलेशन को फाइंड करना, इसके साथ में ही अगर आप किसी भी फीचर या किसी भी एरिया की स्टडी करते हो तो बहुत ही केयरफुल डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने लॉयसिस का करा, तो सबसे पहले इन्होंने स्टडी करी कि हाँ यहाँ पे इतना थिक बेल्ट है, कितना वास्ट स्ट्रेच है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अनॉमली है। केयरफुल उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया उसका, उस फिजिकल फीचर का, और फिर उन्होंने बोला कि अब जब आप इस तरीके से केयरफुल डिस्क्रिप्शन ले लिया है, फिर आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस पे इस तरह के जो जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क हैं या जो जियोग्राफिकल फिनोमेना है, उनके इंटर रिलेशनशिप को, वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि जहाँ पे हमको ट्रेंचेस मिलती है वहाँ पे हमको माउंटेन्स मिलते हैं, है ना। जहाँ पे हमको इस तरह का प्लेट टेक्टोनिक डाइवर्जेंस हो रहा है, वहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस मिल रही हैं या फिर रिफ्ट वैली मिल रही है। इस तरह के एसोसिएटेड फीचर्स हैं, इन एसोसिएटेड फीचर्स की स्टडी करना। और ज्योग्राफी का जो हाईएस्ट गोल अगर होता है तो वो ये होगा कि फिजिकल अर्थ मतलब जो फिजिकल टोपोग्राफिकल फीचर है, इनका मैन के साथ में क्या रिलेशनशिप है और मैन एंड बायोटिक फीचर के साथ में किस तरीके से एसोसिएटेड है। तो ये इनका मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी था। मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। जब रिचतोफन से ये पूछा गया कि ज्योग्राफी क्या है, तो उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी का एक जो डिस्टिंक्टिव पर्पस होता है वो ये है कि अर्थ की सरफेस पे जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एक केयरफुल डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करना होगा कि आप देखो क्या क्या फीचर्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसके बारे में स्टडी करो। जब आपने ये कर ली तब आप आगे की तरफ बढ़ो कि इस पर्टिकुलर फिनोमेना या इस पर्टिकुलर फीचर का बाकी अर्थ के फीचर या फिजिकल जो हमारे जियोग्राफिक फ्रेमवर्क हैं उसके साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है। और जो हाईएस्ट गोल है जियोग्राफी का, ध्यान से सुनना, वो ये होना चाहिए कि बाकी जो अर्थ के हमारे फिजिकल अर्थ है, इसका मैन के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है, बायोटिक फीचर्स के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला था कि ज्योग्राफी है। सो इन्होंने स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी से करा और उसके बाद में अब देखो कि इन्होंने क्या बोला कि केयरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल फीचर, ठीक है, फिजिकल फीचर का। तो यहाँ पे इन्होंने ना पूरी मैथडोलॉजी बता दी थी रीजनल जियोग्राफी की कि किस तरीके से रीजनल जियोग्राफी का मैथडोलॉजी का, आप एक एरिया लो, उसका केयरफुल डिस्क्रिप्शन करो। अब उस पर्टिकुलर एरिया को आप अर्थ में अगर डिफरेंट जगह पे आपको दिख रहा है इस तरह का फीचर, उसके साथ आप लिंक करो, फिर मैन के साथ
स्टडी को एसोशिएट करो। सो इन्होंने एक तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो बिल्कुल वाटर टाइट डाइवर्जन होता है वो नहीं रखा, और दूसरा इन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइन करा कि रीजनल ज्योग्राफी इस तरीके से स्टडी करी जा सकती है। तो जो रिचथोफन का जो मेथोडोलॉजिकल डिस्कोर्स था उसमें दो मेजर थीम थे। ये दो तरह के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ज्योग्राफी एज ए साइंस क्या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट पे, अगर आपको याद है रेडजेल की जब हमने बात करी थी अभी तो हमने बात करी थी, रेडजेल ने बोला कि ह्यूमन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को आप साइंटिफिकली नहीं डिस्क्राइब कर सकते, हालांकि तब की बात है, बट अभी तब उन्होंने जो बोला था। तो एक तो इनका ये था कि ज्योग्राफी एज ए साइंस टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस और नॉट, क्या हम इसको रीजनल स्टडी करें या फिर हम इसकी जनरल स्टडी करें। तो ये इन्होंने देखो, अभी ही इज़ नॉट सपोर्टिंग ड्यूअलिज्म एट ऑल, ओके, ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें एसोसिएटेड हैं, बट ये ढूंढना चाह रहे हैं, इनका जो मेजर थीम ऑफ स्टडी था वो ये था। दूसरा इनका ये था कि जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है। तो ये जब उन्होंने अपनी स्टडी करी, चाइना की स्टडी करी, इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर्ड स्टडी करी थी, तो उसमें इन्होंने देखा था कि पहले आप क्या करते हो कि किसी भी एक, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अटेंशन कहीं मत जाने देना। इन्होंने बताया कि आप अपना पहले रीजनल से स्टार्ट करते हो, फिर वहाँ से आप जनरल पे पहुँचते हो। कैसे करते हो आप? सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन करते हो, किसी एक पर्टिकुलर XYZ एरिया के बारे में आपने एक ऑब्जर्वेशन करी, यहाँ पे आपको किसी तरह के फीचर्स हैं, वो बहुत ही यूनिक फीचर्स दिखे। अब आपने ऐसी, ये जो आपने पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करी है, इसको हम स्पेसिफिक या फिर रीजनल ज्योग्राफी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बात कर रहे हो, सिर्फ एक एरिया के अंदर उसकी स्टडी करिए। अब ये जो रीजनल स्टडी है, ये रीजनल स्टडी जो है ये आपकी डिस्क्रिप्टिव होनी मांगती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने अभी ज्योग्राफी की डेफिनेशन में बताया कि इट हैज़ टू बी ए केयरफुल डिस्क्रिप्शन, मतलब आप बता रहे हो, पूरा एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके रीज़न क्या है, उसके पीछे कैसे बना वो आप देख रहे हो, लेकिन आपने उसका डिस्क्रिप्शन फाइंड करने के बाद में आप उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा दोगे, आपका पर्पस ख़त्म नहीं हुआ है। ज्योग्राफर का पर्पस ये है कि उस रीजनल स्टडी में जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने निकाला है, यू गो बियॉन्ड दैट डिस्क्रिप्शन एंड यू फाइंड कि क्या इस तरह की रेगुलरिटीज़ किसी और डिफरेंट पर्टिकुलर एरियाज़ में फाइंड होती है या नहीं होती है। तो आप क्या कर रहे हो? आप रीजनल स्टडी को जनरल स्टडी बनाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि जब गोबी डेजर्ट में लॉयसेस मिले, तो अभी आप उनको ऑब्जर्व करो, मेजर करो, ऑब्जर्व करो, मतलब कितना है, कितनी थिकनेस है, मेजर करो कि उसका कितना एक्सटेंट है, केयरफुली उसको डिस्क्राइब करो कि कहाँ से आया होगा वो, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। तो एक बार जब आपने ये रीजनल स्टडी कर ली, तो अब आप उसका रीज़न ढूंढो कि वो कहाँ से आया, उसका प्रोसेस क्या था, किस तरीके से बना वो, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई देता है या आपको वर्ल्ड के बाकी एरियाज़ में भी दिखाई देता है, प्लस इसका मैन या फिर प्लांट पे क्या इम्पैक्ट है, इस चीज़ की आप स्टडी करो, तब आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी स्टडी में हम्बोल्ट का जो आइडिया था उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि इन्होंने देखो, ये जब जो भी मैंने बताया ना, ये सब यहीं पे ही है। तो इन्होंने जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करा था, लेकिन इन्होंने कभी ड्यूअलिज्म को सपोर्ट नहीं करा। इनके हिसाब से रीजनल ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, जो उस एरिया की फीचर्स को हाईलाइट करेगी। लेकिन अब आपको जनरल स्टडी के अंदर जो आपने हाईलाइट करे हैं फीचर्स, उसको आपको डिफरेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने एक दो चीज़ और बोली थी, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी आपको कि ज्योग्राफी जो है वो, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ज्योग्राफी जो है इट इज़ ए साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज़ ए साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये और ये आप जो ये स्टडी कर रहे हो या आपका जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये दो तरह का हो सकता है, दो डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया या फिनोमिना है वो आपका कितना बड़ा एरिया है, मतलब आप कौन सी अप्रोच से जा रहे हो। तो एक जनरल जो अप्रोच इन्होंने बताई थी वो इनकी रीजनल स्टडी की थी कि हाँ भाई इस छोटे से एरिया में करो, और जो रीजनल होगा, ये ध्यान दो मेरी बात को, कि जो रीजनल होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को पूरा डिस्क्रिप्टिव करोगे। अब आपने जो स्टडी करी है, अब आप अगर इसमें कैजुअल इंटर रिलेशनशिप बताते हो, अगर आप इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हो, तो आप एक इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो। मतलब समझ रहे हो, जैसे लॉइसिस की एक पर्टिकुलर उस गोबी डेजर्ट में जो स्टडी हुई वो रीजनल स्टडी हुई। अब उस तरह का अगर फीचर मुझे अर्थ में कहीं और दिखाई देता है, मैं उसको रिलेट करती हूँ, आई सी एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेसेस दैट हैज़ मेड इट, तो मेरा कौन सा आ जाता है, रीजनल स्टडी, सॉरी नॉट रीजनल, सिस्टमेटिक स्टडीज़ आ जाता है, या फिर जिसको मैं बोलूँ यूनिवर्सल जियोग्राफी आ जाता है, या फिर जिसको मैं बोल सकती हूँ जनरल जियोग्राफी आ जाता है। ये सब एक ही सिक्के के तीन नाम है, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। तो ये इन्होंने बात करी थी। तो ये हमारा रिच्टहोफन का था। रिच्टहोफन का आइडिया बहुत कुछ हम्बोल्ट से मिलता है। इन्होंने किसी भी तरह की ड्यूअलिटी की बात नहीं करी थी। इन्होंने डिफ्रेंसिएशन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं दिया था। इन्होंने डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रीजनल एंड जनरल ज्योग्राफी नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती है, जो हम्बोल्ट एंड रिटर ने भी बोला था। उन्होंने कभी इतना वाटर टाइट डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया था, ठीक है। सो ये था। तो इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में दो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करा था, कोरोग्राफी एंड कोरोलॉजी। कोरोग्राफी मतलब आप रीजनल फिनोमिना का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एंड कोरोलॉजी वो सिंपल कि क्या इंटर रिलेशन, इन फिनोमिना के अंदर इंटर रिलेशनशिप क्या है। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ अर्थ सरफेस है, इसको रिवाइव करने की कोशिश करी थी। बाद में इट वाज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय को जो हमारा हेटनर एंड हार्टस्टोन है, इसको भी इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा था आगे फ्यूचर में इनके स्टडीज़ ने। तो ये हमारा रिच्टहोफन का था। अगर क्रक्स में बोले रिच्टहोफन ने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था कि रीजनल जियोग्राफी डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का आपको केयरफुल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। कैसे बना, ओरिजिन क्या था, मेथडोलॉजी क्या थी, प्रोसेस क्या था, एक बार वो फाइंड आउट कर लिया, मतलब रीजनल ज्योग्राफी की मेथडोलॉजी फाइंड आउट कर ली। अब इसको वहाँ रुकना नहीं है, आपको ये देखना है कि इस तरह का फीचर और कहाँ कहाँ दिख रहा है, उसको स्टडी करना है। तो अब आपका रीजनल ज्योग्राफी जनरल ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत सिंपल है। और इन्होंने ये बोला था कि जो अल्टीमेट गोल ऑफ ज्योग्राफी है वो ये होगा कि अर्थ सरफेस पे मेन का क्या रोल है, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा रिच्टहोफन था। उसके बाद हमारे फेडरिक रेडजल है। वैसे फेडरिक रेडजल जो हैं ये रिच्टहोफन से बड़े थे एज में। ये 1844 के अंदर इनका बर्थ हुआ था। तो तो जो रेडजल थे, अच्छा मैंने आपको पहले रेडजल पढ़ाया नहीं ना, आई वॉज इन दिस फीलिंग कि मैंने शायद आपको पहले रेडजल पढ़ा दिया था। ऑल राइट। तो रेडजल जो है, पहले अगेन इनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखो। आई डोंट नो व्हाई आई थिंक आई हैड दिस लाइक ब्लॉकिंग इन माई माइंड। समहाउ आई थॉट कि मैंने शायद रिच्टहोफन से पहले रेडजल करवा दिया, एंड आई हैव नो आइडिया कि इन द फ्लो व्हाई डिड आई थिंक सो। एनीहू इट डज़ नॉट मैटर मच। रिच्टहोफन के बाद में हम रेडजल कर लेते हैं। तो रेडजल का भी ना थोड़ा सा स्टडी देखो, सो दैट वी गेट टू नो। बट रेडजल का आप दो चीज़ देखना कि इनको ना हम एक्चुअल इन ट्रू सेंसेस हम फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। और इनका जो आइडिया था वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड था डार्विन से। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, इसे काफ़ी इन्फ्लुएंस था इन्होंने भी ट्रैवल करा काफ़ी। इन्होंने भी चाइनीज़, यूरोपियन, अमेरिकन स्पेसेस पे काफ़ी स्टडी करी थी। इन्होंने मेन का, लैंड का क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ में, इसमें स्टडी करी थी। इनकी एक बुक आई थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, या ठीक है, दिस वाज फर्स्ट वॉल्यूम। इनके इसके काफ़ी वॉल्यूम्स निकले थे। तो इसके बारे में इन्होंने ज्योग्राफी में मतलब डिफरेंट जो ह्यूमन रेस एंड मतलब इन्होंने क्या, एंथ्रो आ रहा है ना साथ में, विच मीन्स मेन, एंड ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, मेन की सोशल लाइफ एंड उसका अर्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने स्टडी करी थी। तो रेडजल का भी थोड़ा सा हिस्ट्री देखो कि रेडजल ने किस तरीके से स्टार्ट कराया था। तो रेडजल जो है वो 1844 के अंदर जर्मनी के अंदर बॉर्न हुए थे, मिडिल क्लास फैमिली में हुए थे। तो इनको भी जूलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्या करा कि अपनी स्टडी करी और इन्होंने एक अपना PhD करा था डार्विन की थ्योरी पे। तो यहाँ से क्योंकि ये डार्विन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उसके बाद में इन्होंने एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट पे अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ये भी उस वक्त पे 1870s के बाद थे। पर्शियन गवर्नमेंट काफ़ी एक्सप्लोर कर रही थी जियोग्राफिकल एरियाज़ को।
तो इन्होंने किसी एक्सप्लोरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। इन्होंने ये स्टार्ट करा, इनको काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, ये ट्रैवल करते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब ये दिस वाज आल्सो द टाइम जब इस तरह का एक्सप्लोरेशन काफ़ी चल रहा था। तो रेडजल ने जो एक्सटेंसिव ट्रैवल करा था न्यू वर्ल्ड के अंदर पर्टिकुलरली, तो वो जो उन्होंने ट्रैवल करा था न्यू वर्ल्ड में, उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं, यूरोपियन जो एरिया है हमारा, वहाँ से लोगों का रहन सहन, खान पान, वहाँ पे इनका रिलेशन विद नेचर इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट दे सी इनटू दी ओल्ड वर्ल्ड। तो इन्होंने स्टडी करी, बुक लिखी इसके ऊपर, मतलब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको हल्का फुल्का बता रही हूँ कि क्या हुआ। तो रेडजल जो है, इन्होंने मेन इन जियोग्राफी, ठीक है, क्योंकि आप इनकी बुक का नाम भी देखोगे, बुक का नाम भी क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी या ह्यूमन का इम्पैक्ट, मेन इन जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल जियोग्राफी की बात करी थी इन्होंने कि वहाँ के एनवायरनमेंट के आसपास से इंडिविजुअल एंड जो रेसेस एंड जो मेन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनका जो स्टडी था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी बोला जाता है इन द फील्ड ऑफ पर्टिकुलरली साइंटिफिक इंक्वायरी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी, जो इन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफिया, इसमें ये चीज़ इन्होंने बताई थी कि किस तरीके से जो जियोग्राफी ऑफ मैन एंड हिज वर्क है उसका नॉन ह्यूमन विच मीन्स फिजिकल वर्ल्ड के साथ में क्या सिस्टमेटिक एनालिसिस है, क्या रिलेशनशिप है दोनों का, मेन एंड नॉन मेन वर्ल्ड के साथ में। इसके बाद इनके डिफरेंट वॉल्यूम्स भी आए थे एंथ्रोपोजियोग्राफिया के सॉरी एनीहू। तो बट इनका मेन फोकस यही था कि किस तरीके से मेन की जो लाइफ है वो अर्थ पे शेप हुई है फिजिकल फोर्सेस ऑफ नेचर की वजह से। अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं, जो हम अभी आगे वाले में स्टार्ट करेंगे। तो ये इनका मेजर था। बट रेडजल का जो आप देखोगे ना पूरा इन्फ्लुएंस, तो ये डार्विन की थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इन्होंने डार्विन की थ्योरी में किस तरीके से इवोल्यूशन होता है उसका बिल्कुल इम्पैक्ट इन्होंने लिया था कि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो कैसे इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट रेडजल वाज आल्सो द पर्सन जिन्होंने ये भी बोला था, जिनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये बोला था कि जो स्टेट होता है ना हमारा, कोई भी नेशन जो होता है, ये भी एक इवोल्यूशन से जाता है। विच मीन्स आप कोई भी स्टेट ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ द यूरोप, और मे बी वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, और मे बी वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया और अफ्रीका। टेक एनी कंट्री और एनी कॉन्टिनेंट और एनी रीजनल एरिया, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लोली होती है। फॉर एग्जांपल यूरोप में या ग्रोथ जो है वो बहुत पहले, डेवलपमेंट बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, बट यूएसए में हुआ, वो जापान में बहुत पहले हो गया था। इंडिया एंड अफ्रीका आर द कंट्रीज जो अभी हो रही हैं, अभी डेवलप हो रही है, अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के अंदर आती है, डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी नॉट डेवलप, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती है। बट आप देखोगे कि यूरोप के अंदर अभी वो फ्लो जो ग्रोथ रेट या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रोस्पैरिटी इन द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अंदर थी, वो अभी नहीं रही है। दैट जापान, यूरोप एरिया, दीज द ग्रोथ ऑफ इन दीज एरियाज इज डाइंग, और आई वुड से कि इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द न्यू रीजन्स, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया। अब इंडिया एंड अफ्रीका भी हमेशा डेवलपिंग स्टेज में तो रहेंगे नहीं, वंस अपॉन ए टाइम इन द फ्यूचर दे विल बिकम द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड देन अगेन जस्ट लाइक द यूरोप और द जापान कंट्रीज दे विल अगेन डिक्लाइन। तो इन्होंने बोला था कि जो स्टेट है ये भी अपनी डिफरेंट, एक जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है ना कि एक छोटा बच्चा होता है, वो टीनेज बनेगा, अडल्ट बनेगा, बूढ़ा बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट भी डिफरेंट डेवलपमेंटल साइकिल से निकलता है। इसको हम बोलते हैं स्टेट इनटू डेवलपमेंटल साइकिल, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी बोला जाता है। स्टेट जस्ट लाइक फ्यू सिंपल क्रिएचर्स शुड ईदर ग्रो और डाई और कैनॉट स्टैंड एनी टाइम। ये आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा, दिस इज़ अ फिलोसफी ऑफ द लिविंग स्पेस। और यहाँ पे ये मतलब पता है ये जर्मनी में ही था ना, तो जर्मनी में उस वक्त पे ये था कि कॉलोनियल मतलब यू नो द मोर रीजन यू हैव द मोर पावरफुल यू बिकम। तो द राइट ऑफ द मोर पावरफुल स्टेट टू एक्सपेंड उनकी टेरिटोरीज को, कि जो उनके आसपास के वीक नेबर्स हैं उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करके अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये एक अनदर इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। बाकी इन्होंने जो है वो कल्चरल फिनोमेना को भी डिफाइन करने की कोशिश करी थी, क्योंकि रेडजल क्या है, इन्होंने इस चीज़ पे अटेंशन दिया था, इस चीज़ को ध्यान सुनना। कल्चरल फिनोमेना का मतलब क्या हुआ है कि माइग्रेशन के साथ में
माइग्रेशन के साथ में कल्चर या फिर जो हमारा ट्रेडिशन है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, वो किस तरीके से माइग्रेट हो रहा है. व्हेन अ पर्सन माइग्रेट्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी, इट इज़ नॉट जस्ट द ह्यूमन बॉडी विच इज़ माइग्रेटिंग, हिज माइंड, हिज थॉट्स, हिज प्रोसेस, हिज ट्रेडिशंस, एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग विद हिम. तो इन्होंने ये जो डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेट की बात होती है, डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो माइग्रेशन होता है, हर माइग्रेशन में एक एरिया ऑफ ओरिजिन होगा, एक कॉज होगा, कि जैसे हम आगे जब माइग्रेशन पढ़ेंगे तो पुश एंड पुल फैक्टर की बात करेंगे, और उसके साथ में ही एक पर्टिकुलर रूट होगा, एक डेस्टिनेशन होगा कि कहाँ पे जा रहा है वो, है ना. ये चीज़ें होती है, एक ओरिजिन, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है और एक रीज़न होता है. तो जो भी माइग्रेंट सोसाइटीज़ होती हैं, जब वो माइग्रेट करती है ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे, तो वो अपने साथ में अपनी मेमोरीज़ हो गई, अपने ट्रेडिशंस हो गए हैं, अपनी स्किल सेट हो गई हैं, ये सब चीज़ें अपने ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे लेके जाती हैं. बट ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो एनवायरनमेंट है ज़रूरी थोड़ी है वो सेम होगा. हो सकता है कि ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आया हो, या हो सकता है कि ये पहाड़ी एरिया से फ्लड प्लेन एरियाज़ के अंदर आए हों. तो अब ये जो माइग्रेट हुए हैं ये क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मेमोरीज, ट्रेडिशंस एंड कल्चर को छोड़ देंगे. ये जो लोकल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है इसके साथ ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. तो अब इनके पास दो फोर्सेस हो गए हैं, एक तो जो लोकल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे ये एडजस्ट हो रहे हैं, और एक जहाँ से ये आए हैं. तो ये कोशिश करेंगे कि इनका जो कल्चर या टेक्नोलॉजी है, या जो इनका खुद का ट्रेडिशन है, उसको ये उस लोकल एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करेंगे और अपना जो कल्चर है उसको मॉडिफाई करेंगे. आपको ये चीज़ें दिखेगी, बहुत जनरली दिखेगी, कि अगर आप देखोगे कि कोई अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यू गो टू यूएसए, और मे बी यू गो टू जापान, और मे बी यू गो टू ब्रिटेन, और एन एरिया जहाँ पे इंडियन कल्चर इतना फेमस नहीं है, बट वुड यू लीव योर कल्चर हियर? यू वुड नॉट. आप माइग्रेशन के साथ में अपना कल्चर वहाँ पे लेके जाते हो. आप चाहे घर में वहाँ पे होली दिवाली मनाओ, चाहे आप पूजा करो, आप एक छोटा सा मंदिर रखोगे, आप हो सकता है कि जैसे यहाँ पे धूमधाम से होली दिवाली मनती है वैसा ना मने, बट वहाँ पे क्या आपने कल्चर छोड़ दिया है? नहीं, बट वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने अडॉप्ट कर लिया है कि मे बी ना धूम धड़ाके से नहीं, बट इन अ स्मॉल स्केल, यस यू आर स्टिल सेलिब्रेटिंग, और मे बी यू आर स्टिल हैविंग अ छोटा सा पूजा घर इन योर होम. सो दैट इज़ व्हाट द आइडिया ही सेड कि. तो इन्होंने रेडजल ने ना इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप था इसको इन्होंने फॉर्मुलेट करा था. तो इन्होंने बोला था कि हिस्टोरिकल लैंडस्केप मतलब कि ऐसा होता है कि कोई भी प्लेस है, जैसे कि आप बनारस को ले लो, ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली को ही ले लो, आप कोई भी एरिया ले लो, ये एक हिस्टोरिकल पैम्पलिस्ट की तरह होता है. पैलिम्पिस्ट क्या होता है? पैलिम्पिस्ट होता है कि आप जैसे आपने एक पेपर लिया, आपने इस पे कुछ लिखा, फिर इसको मिटाया, फिर इस पे कुछ लिखा, फिर इसको मिटाया, फिर इस पे कुछ लिखा. तो इस तरह का राइटिंग होता है कि जैसे डिफरेंट लोग आते गए, जैसे डिफरेंट माइग्रेटिंग सोसाइटीज़ आती गई, तो पुराना कल्चर हटता गया, नया कल्चर आता गया, फिर डिफरेंट माइग्रेटिंग सोसाइटीज़ आई, पुराना कल्चर हटता गया. तो इस तरीके से एक हिस्टोरिकल लैंडस्केप जनरेट हो जाता है. आप किसी भी एरिया में जाओगे, जैसे आप दिल्ली है, मुंबई है, इसको मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन या माइनॉरिटी या माइग्रेशन के लोग नहीं हैं. सिमिलरली बनारस में भी क्या आज से 100 साल पहले जिस तरह का कल्चर था वैसा है क्या? जैसा आज है वैसा अगले 100 साल में रहेगा? नहीं रहेगा. इट विल बी रिटर्न, इट विल बी रिमूव्ड, इट विल बी री रिटर्न, इस तरह का चलता है. तो ये हम इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल लैंडस्केप. फाइन विद दिस? ओके. तो ये रेडजल का प्रिंसिपल था. तो रेडजल ने ज्योग्राफी को जो है उसमें ह्यूमन एलिमेंट लेके आए थे. इन्होंने जो ये मेन का रिलेशनशिप टू हिज नेचर के बारे में बात करी थी, तो इन्होंने काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन दिया था हिस्टोरिकल फैक्टर को, कि मेरा किसी भी मेन का या कम्युनिटी या माइग्रेटिंग कम्युनिटी का उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा. इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है हिस्टोरिक फैक्टर्स का, दैट प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज रोल कि किस तरीके से कम्युनिटी उस एनवायरनमेंट को यूज़ करेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि किसी ट्राइबल कम्युनिटी का पर्सन है, इफ़ ही कम्स टू अर्बन एरिया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आर यूजिंग नेचर फॉर एवरीथिंग. आपको पता है कि पानी का रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आपको पता है कि आपको ही दूर जाके पानी लेके आना पड़ रहा है, आपको पता है कि किस तरीके से आप जो नेचर के अंदर चीज़ें ओरिजिनेट होती है आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो. अब ही कम्स टू द अर्बन एरिया.
अब उसके लिए ये चीज़ें एडजस्ट करना, मतलब समझ रहे हो आप कि सडनली देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। मैं लैंडस्केप की बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं यहाँ पे सिर्फ कल्चरल चेंज की बात कर रही हूँ। चलो लैंडस्केप भी चेंज हो ही रहा है यहाँ पे, रूरल से अर्बन एरिया के अंदर जब आ रहा है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उसका कैसा रिलेशनशिप होगा आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में। तो ये हमारा रेड जेल का व्यू था। आई थिंक क्लियर है आपको रेड जेल का व्यू भी, रिच्थोफन, रेड जेल, ये सब हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमारा आता है एल्फ्रेड हेटनर का। एल्फ्रेड हेटनर जो है, इन्होंने भी बहुत, जैसे हम्बोल्ट का था, रिच्थोफन का था, हम्बोल्ट की तरह इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवल करा था। 1859 में, उसी ईयर में इनका बर्थ हुआ था जब हम्बोल्ट एंड रिटर की डेथ हो गई थी। तो इसके बाद में इन्होंने जो अपना एक्सटेंसिव ट्रेवल करा था, जो इन्होंने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए थे, जो स्टडी करी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने एक बुक लिखी थी यूरोप। उसके बाद में उसी बुक को बाद में फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के नाम से रीनेम कर दिया गया था। विच मीन्स कि इन्होंने, देखो बुक के नाम से पता चल रहा है रीजनल ज्योग्राफी, या फिर अगर आप सिर्फ यूरोप का नाम भी पढ़ोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने सिर्फ यूरोप के बारे में स्टडी करी है। तो इन्होंने ना कोरोलॉजिकल स्टडी करी थी कि एक पर्टिकुलर एरिया, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करी थी। इन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन करा था कि अगर कोई जैसे फिजिकल फिनोमिना है, फीचर है, वो होता है तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे कोरोलॉजिकल साइंस आती है हमारी। तो इनका ये मानना था कि ज्योग्राफी जो है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ये आपको बताता है कि अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इस पे जो डिफरेंट फिनोमिना है उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। बट ऑल दीज फिनोमिनाज विच आर हैपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन यहाँ पे हेटनर जो है ना, ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इन्होंने कभी एक वाटर टाइट डिफ्रेंसिएशन, या इन्होंने ये नहीं बोला कि नेचर इज कम्प्लीटली कंट्रोलिंग ओवर द मैन। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जितना एक्सटेंसिव ट्रेवल करा, इन्होंने देखा कि मेन का एडजस्टमेंट नेचर के साथ है, डेफिनेटली है, लेकिन मेन का इम्पैक्ट नेचर पे उससे भी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक मतलब थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिज्म के एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं हेटनर। उसके बाद हमारे आते हैं ऑटो शूटलर। ऑटो शूटलर जो है, इनका देखो, इनका भी ना थोड़ा सा पहले लाइफ स्टोरी देखो। ये इनका 1872 के अंदर बर्थ हुआ था, और ये जो ऑटो शूटलर आए थे, इन्होंने कल्चरल लैंडस्केप, या फिर पर्टिकुलरली मैं सिर्फ लैंडस्केप साइंस से बोलती हूँ, ठीक है, इन्होंने लैंडस्केप साइंस में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करा था। ये हेटनर के कंटेम्प्रेरी थे। तो ये वो टाइम था जब जो जनरली, अगर आपने देखा होगा कि जनरली जो स्टडी हो रही है ना, वो क्या हो रही है कि वो या तो फिजिकल साइंस की हो रही है, या फिर हमारी लाइक ईदर अर्थ इज अ surface of different features और earth as a home of men। दो चीज़ों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो कल्चरल ज्योग्राफी के पहले बात करी गई थी, उसको अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा गया है। उसको बोला गया था इसी एरिया के अंदर कि यहाँ पे दो तरह के, मुझे लग रहा है कि इस बात में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। छोड़ो उसको, छोड़ो, मैं अभी आगे बताती हूँ। आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो इसको, ठीक है। सो जब ऑटो शटलर आए थे तो इन्होंने इनका पहले जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। उसके बाद में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे फिर ये ज्योग्राफी के अंदर आए थे। तो हेटनर इनके कंटेम्प्रेरी थे, ये हेटनर के कंटेम्प्रेरी थे। और ये जो है, ये भी रीजनल ज्योग्राफर ही थे, लेकिन इनकी अप्रोच हेटनर से काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इन्होंने लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी को बात करना स्टार्ट करा था। अब लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो, टेक्स्ट के अंदर पढ़ लेना, नोट्स में अपलोड कर दूंगी। इन्होंने लाइक 1906 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ मैन। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बात करी कि ज्योग्राफी का जो स्टडी है वो आप एज ए लैंडस्केप करो। तो अभी क्वेश्चन सबसे बड़ा हमारे लिए भी ये उठ रहा है कि लैंडस्केप से क्या मतलब है आपका, लैंडस्केप क्या होता है। तो इन्होंने सजेस्ट करा था कि आप जो अर्थ का स्टडी कर रहे हो ना, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, लैंडस्केप समझ आ जाएगा आपको कि लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको पूरा ऑटो शटलर ने क्या बोला था, पूरी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने इन्होंने क्या बोला कि इनकी जो बुक थी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ऑफ मैन, इसमें इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ लैंडस्केप की है। तो इनसे फिर पूछा क्या गया, इन्होंने बताया है। तो हम पूछ रहे हैं कि लैंडस्केप क्या होता है। तो जो स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस हम इस तरीके से कर रहे हैं कि आप उसको अपने
सेंसेस में परसीव कर सकते हो। एंड बाय सेंसेस में परसीव कर सकते हो का मतलब है कि आपका जो फोकस है वो ऑन द टोटलिटी ऑफ द परसेप्शन इन ईच एरिया रहना चाहिए। रीजनल ज्योग्राफी की बात कर रहे हो बट आप उस चीज़ में बात कर रहे हो कि आपका विजुअल परसेप्शन ऑफ एरिया कैसा है। लैंडस्केप इज नथिंग बट योर विजुअल नॉट लाइक विजली वाला विजुअल परसेप्शन ऑफ एरिया कैसा है, दैट इज़ द लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू हिम। आई नो समझ नहीं आया होगा अभी देखो, बट ये चीज़ ध्यान रख लेना, इन्होंने क्या बोला कि ज्योग्राफी जो है वो आपकी स्टडी ऑफ लैंडस्केप है, और लैंडस्केप क्या हुआ आपका विजुअल परसेप्शन, ठीक है, विजुअल परसेप्शन किसका, ऑफ ईच एरिया, हर एक एरिया की बात हुई है। अब ठीक है, अभी देखो तो जो इनका लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट था, ये समझो मेरी बात को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ना बहुत बार स्किप हो जाता है, समझ नहीं आता है कि लैंडस्केप होता क्या है। तो लैंडस्केप को इन्होंने बोला कि ये एक विजुअल, आई नो आपको लगेगा एक पॉइंट पे कि मैम आप रिपीट कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट रिपीटेशन, इट इज़ जस्ट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर एंड मेमोराइज इट कि क्या बोला ओटो शटलर ने। तो इन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप जो है वो विजुअल परसेप्शन पे बेस्ड है। किसके विजुअल परसेप्शन पे बेस्ड है, सरफेस के फीचर पे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप एक जगह घूमने गए, लाइक जैसे कि आप मसूरी गए, आपने देखा कि लबासना का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, माउंटेन्स हैं, देन दीज आर योर विजुअल परसेप्शंस, आप देख रहे हो। मैं आपसे पूछूं अच्छा वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वहाँ का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, तो क्या ये आपका विजुअल परसेप्शन है? नहीं ना, नहीं है ना, ठीक है। तो जो नॉन मटेरियल कंटेंट, ये तो क्या है सारा, ये मटेरियल कंटेंट है। विजुअल परसेप्शन तो मटेरियल कंटेंट हुआ ना, विजुअल परसेप्शन मटेरियल कंटेंट हुआ कि जैसे लबासना की बिल्डिंग हो गई या जो पहाड़ियाँ हो गई हिमालय की, वो सब क्या हुआ कि आप देख पा रहे हो, वो एक मटेरियल है। तो जो नॉन मटेरियल कॉन्सेप्ट है हमारा, विच इज़ क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का कैसा है वहाँ का रिलीजियस बिलीफ कैसा है, वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल है, इसको आपको नहीं पता। और इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो ज्योग्राफी के सेंट्रल फोकस से बाहर रहती है। इन्होंने ये नहीं बोला कि ज्योग्राफी से बाहर है, इन्होंने बोला ज्योग्राफी के सेंट्रल फोकस से बाहर है एज ए साइंस। तो आपको इन सारी चीज़ों की जो रिलेवेंट फील्ड हैं, आपको इन सब का दूसरे किसी और फील्ड से नॉलेज लेके आप बोरो कर सकते हो, जो भी इनका रिलेवेंट है। जैसे रिलीजियस का रिलीजियस, इकोनॉमी का इकोनॉमी से, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल के से रिलेवेंट नॉलेज आप लेके आओ, और अब आप इस नॉलेज का जो आपने डिफरेंट साइंसेस से लिया है, इसको आप अंडरस्टैंड करो और आप इसको इंटरप्रेट करो किसके रिस्पेक्टिव में, लैंडस्केप के रिस्पेक्टिव में। कैसे करोगे कि आपकी जो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अर्थ पे, उसमें कल्चर हो गया, उनका इकोनॉमी हो गया, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें किस तरीके से विजुअल लैंडस्केप को इम्पैक्ट कर रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट यू कैन सी, व्हाट इज़ मटेरियल टू यू, वो आपका विजुअल परसेप्शन हुआ है, आपको दिख रहा है, विजुअल परसेप्शन है किस चीज़ का, सरफेस फीचर्स का, वो हो गया आपका मटेरियल। नॉन मटेरियल चीज़ें हो गई, जैसे रिलीजियस हो गया, कल्चर हो गया है, क्लोथिंग तो आपको दिख जाएगा, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, नॉन मटीरियलिस्टिक है। तो आप ये आपका कोर स्टडी ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, आपको इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे इसकी नॉलेज गेन करो और उस नॉलेज को आप ज्योग्राफी में विजुअल परसेप्शन के साथ में मैच कर दो, सिंक कर दो, देखो कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है विजुअल परसेप्शन पे। समझ आया आपको? तो इन्होंने जो ओटो शटलर थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस पे ध्यान दिया था। आई होप आपको लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट है। लैंडस्केप क्या होता है? आपका विजुअल परसेप्शन ऑफ द सरफेस फीचर। क्या इसके अंदर आपकी रिलीजियस बातें आएंगी, सोशो कल्चरल बातें आएंगी? नहीं आएंगी। तो मोस्टली विजुअल परसेप्शन आपका एक्चुअली फिजिकल जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस, जो सरफेस के एरिया पे दिख रहा है ना आपको, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो एक तो ये था। और दूसरा जो शटलर थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस में इन्होंने बोला था कि कोई भी जो चीज़ें हैं या कोई भी जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट थ्रू टाइम होता है।
ठीक है, ये चीज़ हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट थ्रू टाइम होता है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप लैंडस्केप की भी बात करोगे, अगर आप साइंस ऑफ लैंडस्केप की भी बात करोगे ना, तो ये भी कल्चरल एंड नेचुरल लैंडस्केप का डेरिवेटिव है। तो इन्होंने कल्चरल एंड नेचुरल लैंडस्केप का डेरिवेटिव है। तो इन्होंने कल्चरल लैंड को बोला था कुल्टुरलैंडस्चाफ्ट, ये थोड़ा सा जर्मन वर्ड है एक्चुअली ना, ठीक है। और नेचुरल को इन्होंने बोला था नेचुरल लैंडस्चाफ्ट, ये SCHAFT, ये ना, ओके, ये बोला था इन्होंने, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो पूरी स्टडी हो रही है लैंडस्केप की, वो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कैटेगरी ऑफ फिनोमिना, कि आपने डिफरेंट फिनोमिनास को क्लासीफाई कर दिया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और उनमें किस तरह का इंटर रिलेशनशिप या एसोसिएशन है, इसके बारे में बात कर ली। इट इज़ नॉट जस्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो द स्टडी कि उनमें थ्रू द टाइम क्या चेंजेस हुआ है। सो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कोरोलॉजी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट chronology. Is it not talking about coro and chronology? You tell me. फिर से सुनो, ऑटो शटलर ने क्या बोला कि दिस स्टडी ऑफ लैंडस्केप जो है, इट इज़ नॉट जस्ट कि यू स्टडी अबाउट क्लासीफाइंग, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप इसके अंदर ये स्टडी नहीं करोगे कि जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं या जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन हुआ है, उनमें आपस में एसोसिएशन क्या है, ये क्या हो गया कोरोलॉजी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ में आप ये भी स्टडी करोगे कि वो थ्रू द टाइम के साथ में किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। और मैं रेदर एक बेटर वर्ड यूज़ करूँगी कि प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू टाइम क्या है इनका, प्रोसेस, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू टाइम क्या है, ये आ जाएगा मेरा क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट में। तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को इसी तरीके से बताया था कि जो आपको अगर ये एक अर्थबाउंड फिनोमिना है जिसमें आपको जो भी परसेप्टेबल है, जो भी आपके सेंसेस को परसेप्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जब जैसे फिजियोग्राफी है वैसे इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को साइंस ऑफ लैंडस्केप बताया था, लेकिन सिर्फ प्रोसेस नहीं है वो। इसका मतलब है कि सिर्फ ये नहीं है कि मैकेनिज्म ऑफ मॉर्फोलॉजी कैसे क्रिएट हुई है वो, इसके साथ में ये भी है कि उस सरफेस का ओनली दिस creates the landscape but only with the surface expression of these processes, ठीक है। तो ये हमारे ऑटो शटलर का था। with this our German school of thought is also being done। अब अगर हम आते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में, तो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट जो है ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। ये एक्चुअली लेट स्टार्ट इसलिए हुआ था कि अब उससे देखो जर्मनी के अंदर क्या है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी चल रहा था, ज्योग्राफी को काफ़ी एम्फेसिस मिल रहा था, बट इसमें फ्रांस के अंदर ऐसा था नहीं। फ्रांस के अंदर जो रिवाइवल ऑफ ज्योग्राफी है वो हुआ था जब फ्रेंसो पर्शियन एक वॉर हुआ था 1870-1871 के अंदर। उस वॉर के अंदर फ्रांस को जब डिफीट मिली तब फ्रांस को समझ आया कि ज्योग्राफी कितनी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उन्होंने जितने भी फ्रेंच स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ थे उसके अंदर बेटर क्वालिटी ज्योग्राफी एजुकेशन के लिए उन्होंने एम्फेसिस करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं फ्रेडरिक लेप्ले, लूशियन फेब्रे एंड कोमेट डे बुफोन, और इसमें हमारे एक और आते हैं विडाल लाप्लास करके, उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये लगभग 19वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड के अंदर स्टार्ट हुआ था। लेकिन फ्रेंच स्कूल जैसे जर्मन स्कूल में हमने क्या देखा कि पहले डिटर्मिनिज्म की बात ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे पॉसिबिलिज्म की पॉसिबिलिटी आना स्टार्ट हुई थी। लेकिन फ्रेंच स्कूल जो है वो काफ़ी इनिशियल से, जैसे हमारे विडाल लाप्लास से ही पॉसिबिलिज्म की जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। इन्होंने अपना खुद का इवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म दिया था, और इनका जो फोकस है वो जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ था। तो सबसे पहले फिलिपे बूशे आते हैं। ये पहले फ्रेंच जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने रेने ज्योग्राफी का मतलब होता है प्योर। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका आपने वर्ल्ड अगर हिस्ट्री भी पढ़ोगे बहुत एक्सटेंसिवली तो उसके अंदर भी आएगा। तो इनके हिसाब से ज्योग्राफी जो है ये सिर्फ नेचुरल रीज़न, पूरी अर्थ के सरफेस पे आप कुछ नेचुरल रीजन्स को डिमार्केट कर दोगे, उनकी स्टडी जब आप करोगे तो ही ज्योग्राफी का स्टडी होता है। सो दैट वाज हिज डेफिनेशन फॉर द ज्योग्राफी। जैसे इन्होंने बोला था कि जो रिवर बेसिन्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट सूटेड एरियाज़ फॉर स्टडी ऑफ द नेचुरल रीजन है, ज्योग्राफिकल स्टडी आप करना चाहते हो तो। जैसे उन्होंने बताया था कि
जो स्पेशल एनालिसिस ऑफ जियोग्राफिकल डेटा होता है, विच मीन्स कि आपका सोशो इकोनॉमिक, आपका पॉपुलेशन, आपकी कल्चरल फीचर एंड एक्टिविटीज़ जो हैं, इन सबको आपको नेचुरल रीजन के साथ बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोआब रीजन की बात करूँ तो यू शुड नॉट डिवाइड इट इनटू यूपी, इन बिहार, इन वेस्ट बंगाल, इस तरीके से डिवाइड ना करके आप इसको पूरे दोआब रीजन के अंदर पढ़ो, एक पूरा नेचुरल रीजन के अंदर स्टडी करो। जैसे हिमालयाज़ है तो वो हिमालयाज़ में स्टडी होगा, हिमालयन स्टेट में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में स्टडी नहीं होगा। तो ये इनका एक मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर हमारे फ्रेडरिक लेप्ले आते हैं, ये काफ़ी रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट थे, उसके बाद में ये ज्योग्राफी की तरफ टर्न हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने काफ़ी रीजनल स्टडी ही करी थी। इन्होंने यूरोप के अंदर जो सोशो कल्चरल सिस्टम होता है इसके बारे में स्टडी करी थी, और यूरोप की पूरी सोसाइटीज़ का क्या सोशल ऑर्डर है, किस तरीके से रिलेशनशिप है, सोसाइटल रिलेशनशिप क्या है, उसके आसपास के हैबिटेट के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, इस सब के बारे में इन्होंने बात करा था। फिर एक हमारे आते हैं कॉमेट दे बुफोन, इन्होंने मेन और नेचर के इंटर रिलेशनशिप की बात करी थी। इन्होंने बोला था कि डेफिनेटली इन्होंने ये बात करी थी कि नेचर का इम्पैक्ट है ह्यूमन पे, इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से, अपना दिमाग लगा के, अपनी इंटेलेक्ट से जिस तरीके से नेचर के फोर्स को ओवर पावर कर दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फेस ऑफ अर्थ है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। सिंपल था। तो इन्होंने क्या बोला कि पॉसिबिलिज्म है, तो इन्होंने एक फिलॉसफी ऑफ पॉसिबिलिज्म डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। फिर हमारे आते हैं वन ऑफ द मेजर जियोग्राफर ऑफ फ्रांस, हमारे विडाल लवलाश। ये 1845 में इनका बर्थ हुआ था, एंड ही वाज, जिसको बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रीब्यूटर, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द पॉसिबिलिज्म। ये रेडजल के कंटेम्प्रेरी थे। तो इन्होंने रेडजल के कंटेम्प्रेरी थे का मतलब जाहिर सी बात है कि रेडजल की जो भी राइटिंग थी उस वक्त में जर्मनी के अंदर, उससे इनको इन्फ्लुएंस भी मिल रहा था। और ये हमारे रिटर की इससे राइटिंग से, रेडजल की राइटिंग में जो ह्यूमनिस्टिक इन्फ्लुएंस आ रहा था, इन सब से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो भी ह्यूमन एंड रीजनल ज्योग्राफी ही था मेजरली। तो इनका ना एक बुक आया था जिसका नाम था रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न फ्रांस। इन सारी बुक्स के अंदर इन्होंने इनके पर्टिकुलर ज्योग्राफी और उसका क्या रिलेशनशिप है मैन के साथ, इसके बारे में इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने जब फ्रांस की स्टडी करी थी, तो फ्रांस में इन्होंने जो डिफरेंट एरियाज़ थे, ज्योग्राफिकल एरियाज़ थे, इसको इन्होंने पे नाम बोला था, PAYS, पेज नाम बोला था। जो पेज हैं ये क्या थे, पेज जो है ये सेगमेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप थे, ठीक है। ये रीजनल यूनिट थी रूरल फ्रांस के अंदर, जिनमें एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर पैटर्न था, विच मीन्स इज टॉकिंग अबाउट द रीजनल जियोग्राफी, इज टॉकिंग अबाउट ए सेगमेंट ऑफ द कल्चरल लैंडस्केप, जिनका एक यूनिक सेटलमेंट पैटर्न होगा, एक यूनिक एग्रीकल्चर सेटल होगा, एक यूनिक सोसाइटल सेटअप होगा, ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो यूनिकनेस थी ये पेज की, ये ओवर द जनरेशन मेंटेन करी जा रही थी, विच मीन्स कि लाइक नेचर के साथ हार्मनी में मैं बोल सकती हूँ कि ये स्टडी कर रहे थे कि मेन और एनवायरमेंट का, क्योंकि जैसे ट्राइबल एरियाज़ में होता है ना कि बाई जनरेशन आपकी जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, किस तरीके से आप नेचर के साथ हार्मनी में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें जनरेशन बाय जनरेशन पास होती है। तो यहाँ पे भी पेज के अंदर भी इस तरीके जो यूनिक फीचर्स थे वो जनरेशन ओवर जनरेशन पास हो रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने स्टडी करा था कि किस तरीके से मेन एंड एनवायरमेंट का रिलेशनशिप हार्मनी के अंदर है। विडाल जो है वो बहुत बड़े क्रिटिक्स थे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के, और इन्होंने अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म दिया था। इनका कहना था, इस बात को सुनो, इनका कहना था कि जो नेचर है ये डेफिनेटली आपको लिमिट करता है, ह्यूमन के डेवलपमेंट को लिमिट करता है। आप डेजर्ट में जाके आप वहाँ पे 5 स्टार होटल AC वाला नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आप वहाँ पे आराम से नहीं रह सकते आपको, क्योंकि नेचर की तरफ से लिमिटेशंस है। बट नेचर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। तो मैन अपने हिसाब से नेचुरल कंडीशंस ऑफ एरिया में अब उसका जो भी ट्रेडिशन है, उसकी मेंटल स्ट्रक्चरिंग है, उसके हिसाब से वो अपना इनहैबिटेशन, अपना वहाँ पे एरिया बना लेता है। तो जो भी सेम एनवायरनमेंट, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं, सेम एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर लोग
लोगों का जो आप ऐसे बोल सकते हो कि किस तरीके से वो उस स्पेस को यूज़ करते हैं, अगर वो उनका एटीट्यूड डिफरेंट है या फिर इस सेम एनवायरनमेंट का मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट है, तो वो इसका यूटिलाइजेशन भी, इसने जो पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करी है वो भी डिफरेंट ही यूज़ करेंगे। विच मीन्स इन्होंने बोला था कि जो कल्चर है किसी भी एरिया का, ये एक बेसिक फैक्टर होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि ये एक बेसिक फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने में कि उस जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज या जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करा जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ये जनरेट करेगा उस पर्टिकुलर गिवन कम्युनिटी के लिए। समझ में आया? ओके, फिर से देखो एक बार। विडाल ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म दिया था, इस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म में इन्होंने बोला था कि नेचर जो है वो डेफिनेटली लिमिटेशंस दे रहा है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ में ये पॉसिबिलिटीज़ भी दे रहा है। अब क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हर एक इंसान के लिए, या फिर अगर मैं मैक्रो में बोलूँ तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हर एक कम्युनिटी के लिए बराबर रहेगी? अगर बराबर रहती तो फिर तो दिक्कत ही क्या होती, बट ऐसा नहीं है। कम्युनिटी का किस तरीके से आप ये बोलोगे कि उनका एटीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को यूज़ करने में। जैसे मैंने आपको ट्राइबल इन अर्बन एरिया का एग्जांपल दिया, लेट्स टेक इन अनदर एग्जांपल। एक लेट्स जस्ट से कि एक पर्सन है जिसको योगा करना पसंद है और एक पर्सन है जिसको एडवेंचर ट्रैक पे या ट्रिप पे जाना पसंद है। आपने इन दोनों को पहाड़ों में ले जाके छोड़ दिया। अब योगा वाला पर्सन क्या करेगा, आराम से नदी के किनारे बैठ के आराम से यहाँ पे योगा करेगा और कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए इस एनवायरनमेंट का मतलब डिफरेंट है। मे बी दैट पर्सन विल रीड अ बुक, मे बी दैट पर्सन विल गो ऑन ए नेचर्स वॉक, मे बी दैट पर्सन विल जस्ट सिट एंड स्लीप। और एक जो एडवेंचरर वाला है ये क्या सोचेगा कि मैं पीक पे चला जाऊँ, मैं देखूँ कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है, मैं थोड़ा ट्रैकिंग कर लूँ। सो यू आर सीइंग कि एक सेम एनवायरनमेंट में दो डिफरेंट एटीट्यूड वाले पर्सन उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो सेम चीज़ इन्होंने ह्यूमन कम्युनिटीज़ के लिए बोली कि कम्युनिटी का कल्चरल फैक्टर क्या है, किस तरह का उनका कल्चर है, उनके इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो नेचर ने पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो ये इनका पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट था। इसको आगे जब हम पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म करेंगे तब फिर से देखेंगे। बट ये देखो, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की बात करें अगर आप देख रहे हो तो ये पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ में ये कल्चरल ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने किसी भी तरह का एक डाइकोटमी नहीं दिया। देयर वाज नो डाइकोटमी, ही वाज कम्प्लीटली अपोज्ड ऑफ द डाइकोटमी बिटवीन द नेचुरल एंड द कल्चरल लैंडस्केप। उनको इनके हिसाब से अर्थ सरफेस पे जो एवरी इनहेबिटेटेड पार्ट है वो मतलब the original landscape is significantly transformed as a result of the human habitation। कुछ भी ह्यूमन हैबिटेशन के इम्पैक्ट में अगर आता है या उनके इन्फ्लुएंस में आता है तो वो कल्चरल एडवांस सोसाइटीज़ के साथ में चेंज हो जाता है। जैसे जो लो कल्चरली एडवांस्ड सोसाइटीज़ हैं, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी ट्राइबल सोसाइटीज़, वो एनवायरनमेंट को इतना चेंज नहीं करेगी। लेकिन जितना आप डेवलप हो जाओगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ आएंगे, आपके अर्बन एरियाज़ आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, आप उतना ही आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगोगे और उतना ही उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अनदर दैट वाज इस पॉइंट। तो ये विडाल ला ब्लाश थे हमारे, इन्होंने यही बोला था कि जो मैन कैसे एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट पे, डिफाइंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ लाइफ होते हैं उसके। तो इन्होंने बैलेंस ऑफ इंटरप्ले बिटवीन मैन एंड नेचर के बारे में भी बात करी थी कि किस तरीके से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ने मैन को ये पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं कि अभी वो नेचर के जो फोर्सेस हैं उसको टेम कर सकता है, नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, उनको दबा सकता है। जैसे कि हमने कनाल्स बना लिए हैं, जैसे कि हमने ब्रिजेस बना लिए हैं, जैसे कि हमने रेल रोड्स बना लिए, जिसकी वजह से रूरल एंड अर्बन एरिया के बीच में जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया है। तो ये जो ओल्ड एज ट्रेडिशन है इसको भी हमने तोड़ दिया है एंड वी आर ऑल्सो फुलफिलिंग द गैप ऑल्सो। तो ये विडाल ला ब्लाश ने बोला था। हालांकि इनकी एक दो बुक्स थी जो इनकी पब्लिश होने से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, बट इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर थे ये पॉसिबिलिज्म के। तो ये हमारे विडाल ला ब्लाश है। फिर हमारे एक लुशियन फिब्रे आते हैं। इन्होंने बोला था कि देयर इज़ नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। तो इन्होंने भी पॉसिबिलिज्म का आइडिया सपोर्ट करा था। इनफैक्ट लुशियन फिब्रे ने तो पॉसिबिलिज्म की जो टर्म है इसको कॉइन करा था, इसको इन्होंने रखा था। और इन्होंने बोला था कि
है ही नहीं नेसेसिटी, हर जगह पॉसिबिलिटी है। नेचर इज गिविंग यू पॉसिबिलिटी एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू टेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट। ठीक है, अब हमारा आता है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट फिर से एक कॉन्सेप्ट में चला गया था जहाँ पे डिटर्मिनिज्म की बात होने लग गई थी। अब देखो, जर्मन डिटर्मिनिज्म था पहले, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पॉसिबिलिज्म की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। फ्रांस पॉसिबिलिज्म पे ज़्यादा फोकस्ड था। अब फिर से अमेरिका के अंदर आ रहे तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म की ज़्यादा आपको थ्योरीज दिखाई देगी। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी के मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के आसपास में अमेरिका के अंदर ज्योग्राफी की स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था अनदर डिफरेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज्योग्राफी को पढ़ाना, वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप देना, वहाँ पे उनको पुश करना, रिसर्च को पुश करना स्टार्ट करा गया था। और इसी पीरियड में जो ज्योग्राफिकल थिंकिंग थी वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से यहाँ पे इन्फ्लुएंस थी। तो यहाँ पे इनके थे कार्ल ओ सोअर, जो कि हमारे कल्चरल, जिसको हम फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी बोलते हैं, विलियम मॉरिस डेविस जो जिन्होंने हमारा साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, एल्सवर्थ हटिंगटन, एलन चर्चिल सैम्पल। आप देख रहे हो कि अभी तक जितने भी ज्योग्राफर पढ़े हैं आपने, सैम्पल इज़ दी ओनली वुमन यू आर रीडिंग टिल नाउ। सो उस वक्त पे जो वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन था स्टडीज़ में वो तो एनीवेज बहुत ही कम था। एंड पर्टिकुलरली जियोग्राफी उस वक्त में इतना वेल डेवलप्ड साइंस नहीं था, तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन उसमें और भी कम है। यहाँ पे हार्टशोन आ गए हैं जो सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं। मतलब अगर आप आर डी दीक्षित पढ़ोगे या फिर अगर आप अधिकारी पढ़ोगे तो आपको उसमें लिखेगा कि अकॉर्डिंग टू हार्टशोन एंड और एज हार्टशोन हैज सेड इन हिज बुक समथिंग। एंड हमारे एल्सवर्थ हटिंगटन है, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले देखो WM डेविस के बारे में तो क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल डार्विन का जो आइडिया था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से, इससे इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, पर इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन था वो डेफिनेटली डेविस के साइकिल ऑफ जो इवोल्यूशन का थ्योरी था इससे था कि आपका यंग, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज आता है। क्योंकि इन्होंने जो नॉमिनिक्लेचर भी दिया था वो भी इस तरीके से दिया था कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म का होता है। तो इनका जो थ्योरी है वो काफ़ी टाइम ओरिएंटेड था। और इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म क्या होता है कि जो चीज़ पास्ट में हुआ वो आज भी होगा, जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि दैट द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ भी एक सही वर्ड नहीं है। द पॉइंट इज कि एक साइकिल ऑफ इवोल्यूशन चलता है जो हर जगह पे नेचर के फोर्सेस के अकॉर्डिंग सेम चलता है। तो साइकिल ऑफ इरोजन जो इन्होंने दिया था, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी और ये सारी सीक्वेंशियल मैनर में चलती है, जैसे कि एक ऑर्गेनिक लाइफ स्केल चलता है, यूथ, मेच्योर, ओल्ड। ठीक है, सैंपल आई थी, सैंपल एलन चर्चिल सैंपल जो थे ये रेडजल के डिसाइपल थे। इन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन पे बुक लिखा था और इन्होंने बताया था कि जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है इस पे जियोग्राफी का क्या इन्फ्लुएंस होता है। पर सैंपल वॉज एन अडरेंट मतलब बोलते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डिटर्मिनिज्म थी। इनका डिटर्मिनिज्म इतना सॉलिड था, इन्होंने बोला था मैन इज नथिंग बट ए डस्ट ऑफ नेचर और ए डस्ट ऑफ अर्थ। ये इनके जो कोट्स हैं हम पढ़ेंगे जब हम पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म की पर्टिकुलर बात करेंगे। सिंपल का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल को बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, अभी हम इसके रिपीट में करेंगे इसको। तो इन्होंने डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था। इन्होंने बहुत स्टडी करके एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से नेचर जो है वो ह्यूमन के लिविंग कंडीशंस को, ये जो ह्यूमन की ग्रोथ है उसको लिमिट करता है कि हाउ नेचर इज हाउ मैन इज एडजस्टिंग एज पर द नेचर। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी। तो सैम्पल मैन इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। आदमी कुछ नहीं है, बस अर्थ की सरफेस का एक प्रोडक्ट है। और ये बिल्कुल हमारे रिटर ने जो बोला था उसका ऑपोजिट नहीं है। रिटर ने क्या बोला था, रिटर का जो टेलीलॉजिकल व्यू था उन्होंने क्या बोला था कि अर्थ इज देयर टू सर्व द पर्पस ऑफ मैन, है ना। एनीहो, फिर हमारे H.H. बोरोज आते हैं। H.H. बोरो ने कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करा था, इन्होंने रिजेक्ट करा था। इन्होंने बोला था ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ मेन्स एडजस्टमेंट टू नेचर और ह्यूमन इकोलॉजी। तो इन्होंने बोला कि सही बात है आपकी कि नेचर का कंट्रोल होता है मैन पे, लेकिन यू कैन नॉट फॉरगेट कि हाउ द मैन इज एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द नेचर, सो दैट इज वेयर द पॉसिबिलिटी इज कमिंग। उन्होंने बोला कि इंसान जो ह्यूमन है, जो मैन है, उसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास चॉइसेस हैं, वो चूज़ कर सकता है। लेकिन वो जो चॉइसेस हैं दे आर विद इन द लिमिट सेट बाय द नेचर। इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द नेचर, इट इज़ नॉट कंप्लीटली किलिंग द नेचर, बट हाँ ये कंप्लीटली नेचर के कंट्रोल में भी नहीं है। मैन का अपना एक चॉइस है, उसको चूज़ करके वो नेचर के लिमिट में अपना
डिसीजन ले सकता है। तो ये पॉसिबलिस्ट थे, ठीक है। एल्सवर हटिंगटन आते हैं। हटिंगटन ने क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, उनकी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट पे, उनकी एग्रीकल्चर, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग पे, उनके रिलीजियस वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आसपास के क्लाइमेट का, इसके बारे में स्टडी करी थी। इनकी जो बुक आई थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इसमें इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी थी कि जो भी ऑल ह्यूमन का सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट से गाइडेड रहती हैं। सो ही वाज आल्सो अ पर्सन हु बिलीव्ड इन द डिटर्मिनिज्म। इन्होंने पॉइंट आउट करा था कि जो एनवायरनमेंट है वो ना सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि वहाँ पे किस तरह का गवर्नमेंट होगा, वहाँ पे किस तरह की रेस होगी, रिलीजन क्या होगा, एजुकेशन क्या होगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होगा, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल होता है एनवायरनमेंट के द्वारा। तो ये भी एकदम पक्के डिटर्मिनिस्ट थे। तो हम हटिंगटन के बारे में भी जब हम डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी वक्त में ग्रिफिथ टेलर आए थे। ग्रिफिथ टेलर का एक बड़ा इनका स्टॉप एंड गो कॉन्सेप्ट आया था। इनका था एक कॉन्सेप्ट, दिस पेन इज नॉट वर्किंग, ओके, एनीवे इनका स्टॉप एंड गो करके एक कॉन्सेप्ट आया था। तो ये इन्होंने दिया था, जैसे रेड लाइट होती है ना, जब ऑरेंज लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने दिया था। तो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम ग्रिफिथ टेलर के स्टॉप एंड गो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इन्होंने बोला था कि देखो, नेचर आपको पॉसिबिलिटी देता है, परफेक्टली फाइन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पॉसिबिलिटी का मिसयूज़ करो। यू शुड स्टॉप, कि जब नेचर लग रहा है कि आप नेचर का बिल्कुल मिसयूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, देन स्टॉप इट, लेट इट रिवाइव एंड देन टेक अ गो। मतलब लाइक ऐसे सिर्फ गो मत करो, स्टॉप एंड गो विच सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था, इसको साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी थी, रेशियल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, अर्बन ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, जब हम पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म के बाद में स्टॉप एंड गो, जिसको हम नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, कि आज के ज़माने का हम जो बोलते हैं ना कि इकोनॉमी शुड बी इन हार्मनी विद द इकोलॉजी, वो कॉन्सेप्ट हमारा ग्रिफिथ टेलर से ओरिजिनेट हुआ है। और यहीं पे हमारे एक थे विटल से डरविन विसल से। तो इन्होंने एक ना सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका बोला था कि जो ह्यूमन हैबिटेंट है ना, वो सडनली आपको एडवांस नहीं दिखेगा, ये आपका सीक्वेंशियल स्टेजेस में आता है। यूरोप एक दिन में यूरोप थोड़ी बन गया, जापान एक दिन में जापान थोड़ी बन गया है। यहाँ पे सीक्वेंशियल टाइम के साथ, इवोल्यूशन के साथ इंसान की जो लाइफस्टाइल है, जो वहाँ पे रहते हैं, एंड बाई व्हेन आई से इंसान, प्लीज़ कंसिडर कि उस जगह पे जो लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उनका एटीट्यूड समय के साथ बदला है, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था डरवेंट ने, ये हम प्रेगमेटिक डिटर्मिनिज्म, प्रैक्टिकल डिटर्मिनिज्म की तरह बात करते हैं। इसको भी हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके आगे ही हमारे अमेरिका के एक और बहुत ही मशहूर जियोग्राफर आते हैं, कार्ल ऑटविन सोवर। कार्ल ऑटविन सोवर जो है, इनको हम फादर ऑफ कल्चरल जियोग्राफी भी बोलते हैं। इन्होंने ये जब प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, तो इन्होंने काफ़ी सारी मतलब लैंडस्केप के साथ में वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका हिस्टोरिक डेवलपमेंट क्या है, उनका कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी थी। तो इन्होंने भी जो बिल्कुल डिटर्मिनिज्म वाला पॉसिबिलिटी था ना, उसको हटाना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने बोला कि मैन स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और डेवलपमेंट किया उसने, टेक्नोलॉजी है उसके पास, क्या नहीं है उसके पास। तो ही इज़ नॉट जस्ट ऑन दी विम्स ऑफ नेचर, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी एक्टिव एजेंट, बहुत एक्टिव है वो, और नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो खुद। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो नेचर, जो ह्यूमन है, इट डेफिनेटली एडजस्ट विद द नेचर, लेकिन ये नेचर को ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। तो इनका जो ह्यूमन एडजस्टमेंट विद द नेचर था, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया था, जिसको हम प्रोबेबिलिज्म या फिर प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म के नाम से बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमेरिकन स्कूल का।
अब हमारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ज्योग्राफर कोई आता है तो वो हमारे मैकेंडर आते हैं। मैकेंडर जो है इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बिल्कुल चेंज कर दिया था। इन्होंने पिवट ऑफ ज्योग्राफी की बात करी थी। फ्रेंच एंड जर्मन स्कूल की तरह ब्रिटिश स्कूल जो है ये इसमें दोनों कॉन्सेप्ट पैरेलल चल रहे थे। कोई एक कुछ मतलब लाइक ऐसे हमारे डिसिप्लिन्स बन जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन ज्योग्राफी के अंदर ही एक डिसिप्लिन डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा था और एक पॉसिबिलिज्म की बात कर रहा था, और उसी के अंदर रीजनल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के काफ़ी चर्चे हो रहे थे। तो इसमें जैसे पैट्रिक गेडिस हो गया, रिचर्ड कॉर्ले हो गया, एल.डी. स्टाम्प्स हो गया है, हमारे H.J. मैकेंडर हो गए हैं, ये सब थे। मैकेंडर के बारे में ध्यान से सुनो, इन बाकी के सब के बारे में हम बस पढ़ते हैं बट यूपीएससी इतना पूछता नहीं है, बट मैकेंडर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड जो ब्रिटिश स्कूल में था उसमें काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करा था, बट इनका जो मेन डेवलपमेंट था वो पॉलिटिकल थीम के अंदर था। इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी को प्रपाउंड करा था। देखो आप ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं। मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी, ये मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने बोला था, मतलब ये आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेंडर की थ्योरी कितनी रेलेवेंट है। इन्होंने पिवट बताया था, इन्होंने बताया था कि जो एक्चुअल पावर है वो पिवट एरिया में है, और पिवट एरिया जो है वो रशिया है। इसको मैं अभी बहुत एक्सप्लेन करके आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जब हम मैकेंडर की बात करेंगे देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि इन्होंने क्या बताया, इसकी क्या करंट रेलेवेंस है, अभी तक इसकी क्या रेलेवेंस रही है और फ्यूचर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी भी अगर आप देखोगे ना तो रशिया अपना पावर इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द थिंग विच ही टोल्ड इन द 19th सेंचुरी की बात बताई थी इन्होंने, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बाद में हमारा जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हमारा जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आई वुड रदर से कि बहुत चेंज हो गया है। वॉर हो गया, कोल्ड वॉर हो गया है, उसके बाद में कितने चेंजेस हो गए हैं। अफगानिस्तान का वॉर हो गया है। सो ट्रेंड काफ़ी बदल गया है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा जो आर्कटिक सब आर्कटिक का एरिया है दिस विल बी मोर हैबिटेबल इन द फ्यूचर। सो दिस इज एंड रशिया व्हाट इज डूइंग कि आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा जो ऑयल है या फिर जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उनके रिजर्वॉयर्स हैं वहाँ पे। सो जो रशिया इज़ ट्राइंग टू जिसको बोलते हैं ना कैप्चर द एरिया, मैक्सिमम कैप्चरिंग ऑफ द एरिया इट इज़ डूइंग देयर। तो जितना ज़्यादा ये एरिया कैप्चर करेगा उतना ज़्यादा इसको ऑयल एक्सप्लोरेशन का वहाँ पे मौका मिलेगा एंड इट विल बी कंट्रोलिंग द वर्ल्ड अगेन। तो ये हमारा पिवट, रशिया विल अगेन बी द पिवट ऑफ द पावर। एंड हो सकता है कि आपको ये अभी इतना समझ में नहीं आ रहा हो, बट वी विल बी टॉकिंग इन डीप कि मैकेंडर ने क्या बोला था पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। सर पैट्रिक गेडिस थे हमारे, ये तो ब्लैक से बिल्कुल ही इंस्पायर्ड थे। और एक हमारे H.J. फ्यूलर थे, ये ही वॉज ऑल्सो रीजनल ज्योग्राफी के पायोनियर थे। ये इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी के लिए बात करी थी कि किस तरीके से सिटी के स्ट्रक्चर, इसका सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्टेड रहती हैं। तो इनके बारे में इतना मत देखना, ठीक है, इतना यूपीएससी जनरली नहीं पूछती है, बट यू शुड हैव इट जस्ट अ सिंपल बेसिक आइडिया कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट में कौन सा जो थॉट था वो ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो ब्रिटिश के अंदर हमारा पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म दोनों था। अच्छा, पीटर हैगेट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। पीटर हैगेट ने हमारी लोकेशनल एनालिसिस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बुक लिखी थी, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पीटर हैगेट का नाम आई बिना नहीं रहता है वहाँ पे। तो पीटर हैगेट इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन। देन हमारा आता है लास्ट रशियन स्कूल ऑफ थॉट। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, रशियन स्कूल ऑफ थॉट यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। एंड एट एनी लेवल ऑफ माई लाइफ आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू प्रोनाउंस व्हाट आर दीज नेम्स। आई कैन प्रोनाउंस दिमित्री दो, आई कैन प्रोनाउंस पीटर, आई कैन प्रोनाउंस निकोले, बट बाकी के नाम if you can, heads off to you. For me this is at this level not possible. Anyhow, तो रशियन स्कूल ऑफ थॉट था। इसके अंदर आप इसको देख लेना, इसमें आई वुड नॉट से कि आप इसको डिटेल में जाना, क्या बस एक बार देख लेना कि क्या इनका जनरल एक फ्लो या एक कॉन्सेप्ट रहा था। इसमें ज़्यादा मत पढ़ना। इनफैक्ट इवन इफ़ यू स्किप आई वुड नॉट माइंड, मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप कर दो स्किप, बट एक बार बस हल्का सा देख लेना, बाकी इसमें ज़्यादा अटेंशन मत देना। एंड विद दिस अवर ऑल स्कूल्स ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल थॉट हैज़ बीन डन। मेजर हमने पढ़ लिया है। अब हमारा
मतलब अब अगर आप देखोगे ना तो हमारा जो बेसिक टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होंगे यहाँ पे। हम पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, एरियल डिफरेंशिएशन, सिस्टम एनालिसिस, इन सब की बात करेंगे। बट अभी आई थिंक आपका एक थोड़ा सा पकड़ आने लग गया होगा ना, आपको थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से थॉट्स इवॉल्व हुई है, किस तरीके से। अभी डायरेक्टली मैं आपको पुश नहीं करूँगी कि आप सीधा ये टॉपिक पढ़ो। आई होप कि अभी आपका एक थोड़ा सा फ्लो बन गया है कि हाउ इट इज़ गोइंग, क्या पढ़ना है इसके अंदर, किस तरीके से आगे फ्लो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। एंड अभी अगेन यूपीएससी डज आस्क क्वेश्चंस कि ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट में क्या था, बट जैसे अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको एक्सटेंसिवली इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, तो उसके अंदर आप चिंता नहीं करना, रिवीजन आपका चलता जाएगा। बट अगेन दीज नेम्स समटाइम्स यू हैव टू रिमेंबर। तो एक छोटा सा अपना शीट बना के उसमें नाम वगैरह लिख लो, और उन्होंने क्या रीजनल कॉन्सेप्ट दिया था, सिस्टमेटिक दिया था, उन्होंने ड्यूलिज्म माना नहीं माना, इस तरीका एक छोटा सा चार्ट बना लो एंड यू आर गुड टू गो। आपको बिल्कुल रटाफिकेशन में नहीं जाना है, बट आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जैसे अगर कल्चरल लैंडस्केप बोलें, कल्चरल ज्योग्राफी बोलूँ मैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोली मैंने, रीजनल ज्योग्राफी बोली, यूनिवर्सल ज्योग्राफी बोली, आई थिंक दैट शुड डायरेक्टली पिंग। पॉसिबिलिज्म बोला, डिटर्मिनिज्म बोला, आपको दिमाग में सडनली स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है। अच्छा मुझे पता है लैंडस्केप क्या होता है, दैट्स द विजुअल परसेप्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको बेसिक वर्ड समझ आ गया ना कि क्या मतलब क्या है उसका, क्या कहना चाह रहा है वो, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो ट्रस्ट मी अभी आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी तक आपको दिक्कत नहीं आई है तो आगे वाला भी एकदम ईजी एंड स्मूथ रहेगा। वेल दिस इज इट इन दिस लेक्चर। अगला वाला स्टार्ट करते हैं मैन एंड एनवायरमेंट के रिलेशनशिप से, पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म कर देंगे हम अगले वाले के अंदर। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ए लिटिल फास्ट इनटू दैट, राइट। So I'll see you guys in the next lecture. And also you promised me 3 things to me in the start of the lecture when we started perspective of human geography, and I really hope and I have this belief that you are doing that. All right, then I'll see you guys in the next. अपना ध्यान रखो, bye.